Good morning, students. After the chapter 4th, now we will start our next chapter, that is a redox reaction. Okay, redox reaction. First of all, here two words are there. First one is redox and second one is reaction. So what is the meaning of these two words? You know very well the reaction. When any two chemical reactions or more than two chemical reactions are react with each other, they form product that is known as a reaction. But what is the word of reduction? Reaction in which oxidation and reduction process are going on simultaneously in a same reaction known as redox reaction. किसी भी एक ही रिएक्शन के अंदर एक साथ अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस चल रही हों तो उसको हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, इसमें RED का मतलब है रिडक्शन और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो दोनों प्रोसेस एक साथ अगर चलते हैं किसी एक ही रिएक्शन के अंदर, सो दैट रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, दैट नेम रेडॉक्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू नो वेरी वेल दिस वर्ड. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब हम दोनों रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगी और रिडक्शन रिएक्शन कब होगी. ठीक है, रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. अगर किसी भी रिएक्शन में इन पांचों प्रोसेस के में से कोई भी एक प्रोसेस हो रहा है अगर, सो दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ व्हाट आर दीज 5 प्रोसेस? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखे थे. ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एंड थर्ड वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट मीन्स फ्लोरीन, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, O माइनस, N माइनस 3, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन अ P block. Okay, before the noble gases. So these elements are added in any reaction, that is a oxidation reaction. Okay, next removal of electropositive element. नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. किसी भी रिएक्शन से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट खुद निकलता है, किसी कंपाउंड के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर विच आर प्रेजेंट इन S ब्लॉक एंड D ब्लॉक एलिमेंट, है ना. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द 5th पॉइंट फॉर दिस चैप्टर. ठीक है ना, 5th जो पॉइंट है, ये पूरा चैप्टर इस 5th पॉइंट पे ही बेस्ड है. बस पूरा चैप्टर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हम वैलेंसी कहें तो किसी भी एटम की, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, सो दैट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. देखो आप, अब आती है रिडक्शन रिएक्शन. रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस अकर. अगेन दीज 5 पॉइंट्स आर देयर. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट हो गया. एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव. फर्स्ट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट. ऊपर क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ होगा डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन स्टेट. ध्यान रखना इस जगह पर रिमूवल आएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नाउ डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन स्टेट. तो इन सब के अंदर दोनों, in oxidation process, in reduction process, the 5th point is very important. In oxidation process, the 5th point is the oxidation number is increases, oxidation state is increases. oxidation state को oxidation number भी बोलते हैं. ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है. लेकिन रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ये ध्यान रखना है. 5th पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिर बोल रहा हूँ मैं आपको. अब इसी के बारे में आप आगे पढ़ते हैं. ठीक है ना, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ. देखो, zinc plus HCl gives ZnCl2 plus hydrogen. It is a oxidation reaction. Removal of hydrogen कह सकते हैं यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि addition of Cl minus. Magnesium plus O2 gives MgO. Again addition of oxygen. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई. N2 plus H2 रिडक्शन प्रोसेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. Cl2 plus H2 रिडक्शन प्रोसेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, Al2O3 प्लस, दैट इज अ रिडक्शन प्रोसेस बिकॉज एल्यूमिनियम, एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम हो रहा है यहाँ पे. तो एल्यूमिनियम क्या है? +3 होता है. ठीक है ना, तो पॉजिटिव आयन का ऐड होना, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, एटम रिडक्शन प्रोसेस. ऑक्सीडेशन, FeCl2 प्लस Cl2. Cl2 क्या है यहाँ पर?
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है क्लोरीन Cl, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. FeCl3 plus H2 reduction process, addition of hydrogen. So these are some examples which are show the oxidation process और reduction process. क्लियर? इसे ये एग्जांपल्स भी आपको नोट्स में उतारने हैं. अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, जिसको हमने ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला है. ठीक है, चाहे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोले कि किसी भी कंपाउंड में इस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. एक बार में समझ में आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो फिर समझ में नहीं आएगा वो. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost or gained by an element during the oxidation और रिडक्शन प्रोसेस. किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस के समय किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. ये इस पूरी पैराग्राफ का ये मीनिंग निकल रहा है. ठीक है, तो एक एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है. ठीक है ना. नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड. ठीक है, जैसे अगर मेरे पास में कोई एक कंपाउंड है, मैंने ये ले लिया AB2. अगर मेरे को इसके अंदर ए का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एलिमेंट ए का, कंपाउंड पूरा क्या है AB2 है, मुझे ए का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है केवल ए एलिमेंट का, तो मुझे बी की वैलेंसी पता होनी चाहिए. अगर मैं बी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ तो मुझे ए की वैलेंसी पता होनी चाहिए. कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड का फॉर्मूला कितना भी बड़ा हो, आप जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो उसके अलावा दूसरे जो एलिमेंट हैं उन सब की वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, देखिए अब हम इसको एक एक करके एग्जांपल करके पढ़ते हैं इसको अपन. सबसे पहले एग्जांपल लिया है मैंने वाटर के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए. फॉर्मूला क्या है वाटर का. ठीक है, ये फॉर्मूला है. अब इसमें हमको ऑक्सीजन, देखिए आप ये बात ध्यान रखना कि कंपाउंड में जिस एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके नीचे अंडरलाइन होगी, उस एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ होगा. ठीक है, वाटर में किसका निकालना है आपको पता लग गया, आपको ऑक्सीजन का निकालना है. इसके लिए हमें किस किस की H2 की पता होनी चाहिए. देखो मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, एक एक करके हम पढ़ेंगे अच्छी तरह. इसकी हेल्प से हम बहुत सारे एग्जांपल देंगे, तो इसकी हेल्प से आप कोई और एग्जांपल्स के भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो. बस शर्त क्या है कि आपको बाकी के एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए. यहाँ दे रखा है H2O. देखो अब H2O में क्या रखा है, H2 आ रहा है और O का, O को आपने क्या मान लिया यहाँ पर X मान लिया. O को तो आपने X मान लिया, जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है वो X हो गया. अब H की कितनी होती है, H की होती है +1. यहाँ पर कितने H है, 2 है, तो हमने H का क्या ले लिया 2 ले लिया. तो 2 + X इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आ गया -2. इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. इस तरीके से हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया है. फिर से बोल रहा हूँ, H का होता है +1, 2 H यहाँ पे आ रहे हैं, H2 आ रहा है इसलिए 2 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट देखो आप HCl में किसके नीचे अंडरलाइन हो रहा है, Cl के नीचे अंडरलाइन हो रहा है. तो Cl को आपने क्या मान लिया X मान लिया. H की होती है +1, तो 1 + X इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -1. यहाँ पर X की क्या हो गई वैलेंसी -1 हो गई, या कि Cl की -1 होती है इस. ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो H2CO3. H2CO3 में किसकी निकालनी है आपको, कार्बन की निकालनी है. हाइड्रोजन की कितनी होती है +1 होती है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गई. कार्बन की क्या हो गई, अब इसने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, लिखा हुआ यहाँ पे कार्बन की कितनी हो गई X हो गई, तो कार्बन की हमने X यहाँ मान ली. मैं इसको यहाँ आपको करके बताता हूँ. देखो इसको, ये H2CO3 लिखा है ना, तो ये +2 हो जाएगा. +2 + X, ऑक्सीजन की होती है -2, O -2 होती है वैलेंसी ऑक्सीजन की. यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, O3 है ना, तो 3 × -2, तो ये हो गया -6 इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब आंसर कितना आएगा, X इक्वल टू +4 आएंगे. ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना कि आपको प्लस या माइनस के साइन लगाते हुए लिखनी है. ये मत सोचना कि प्लस आ रहा है तो हम प्लस नहीं लिखें, +4 आ रहा है तो +4 लिखना है, -1 आ रहा है तो -1, 0 आ रहा है तो 0 भी लिखना है आपको इसके अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट निकाली है. अब हम निकालते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 में. अंडरलाइन किसके नीचे हो रहा है, नाइट्रोजन के नीचे. नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं. देखो हम, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की कितनी हो गई +1, नाइट्रोजन की हमने X मान ली, ऑक्सीजन की -2 होती है तो O3 है इसलिए -6 हो गई इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना आ गया +5. तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है +5 है. नेक्स्ट एलिमेंट देखो KMnO4.
KMnO4 का नाम क्या होता है? सोचो आप, क्या नाम होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। मुझे पोटेशियम पर मैग्नेट में किसके नीचे अंडरलाइन हो रहा है? मैग्नीज, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, Mn की। ठीक है, देखो के किस में आता है? एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है के, तो के की होती है +1, तो मैंने के की ले लीजिए +1। अब मैग्नीज की हमने x मान ली, मैग्नीज की x हो गई। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो गई -8, ये -8 हो गया इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7। So in KMnO4 the oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज +7। क्लियर। अब आता है HClO4। HClO4 में अंडरलाइन किसके नीचे हो रहा है? Cl के नीचे। आपको Cl की ऑक्सीजन स्टेट पता लगानी है, तो देखो आपने क्या माना? H को +1 माना, ठीक है, और Cl को आपने x मान लिया, ये x लिखा हुआ है, इसको पहले लिखना, आप थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है। Cl को आपने x मान लिया, ऑक्सीजन की -2 होती है तो ऑक्सीजन की -8 हो गई, तो ये हो गया x इक्वल टू +7। HClO4 के अंदर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अब आप देखो, आप एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में इट शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था HCl का, HCl में Cl की थी -1, ठीक है, इसी Cl की, और यही Cl HClO4 में शो करता है +7। दैट मीन्स अ सिंगल एलिमेंट शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स और डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड्स। अब आप क्या आता है? अच्छा ये रह गया, देखो H2SO4 रह गया एक। सल्फ्यूरिक एसिड में निकालनी है आपको सल्फर की, H की हो गई +2, सल्फर की हो गई x, ऑक्सीजन की हो गई -8, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो गई -8, x इक्वल टू +6। सल्फर की निकल रही है कितनी? +6 निकल रही है सल्फर की। एक ऊपर ये भी रह गया, हमने थोड़ा सा जूम ज़्यादा कर लिया, इस वजह से ये ऐसा रह गया, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। H2S में आपको निकालनी है किसकी? सल्फर की निकालनी है, ठीक है, तो H की हो गई +1, लेकिन H की +1 होती है, यहाँ 2 H है तो +2, तो +2 + x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, तो यहाँ पर सल्फर की कितनी है? -2 है। H2S मतलब यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर सल्फर की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। H2SO4 हो गया था, KMnO4 हो गया था, HClO4 भी हो गया था। अब निकालते हैं हम K2Cr2O7। यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ आवर लैब, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो ये KMnO4 है, KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, लेकिन K2Cr2O7 का है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आपको इनके नेम पता नहीं है तो नोट्स बनाते समय साथ के साथ लिखते भी रहना इनके नेम। K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अपनी क्लास में इंटेलिजेंट भी हैं, उनको पता हो, और बहुत सारे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको शायद नहीं पता हो। तो K2Cr2O7 की कितनी हो गई? +6 हो गई। अच्छा हमने फाइंड आउट नहीं किया, इसकी फाइंड आउट करते हैं। देखो के की होती है +1, अभी अपने निकाल दी ऊपर KMnO4 के अंदर, तो के की +1 है, तो यहाँ पे 2 के हैं, तो के की +2 हो गई। फिर देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, अंडरलाइन किसके नीचे हो रहा है? क्रोमियम के नीचे अंडरलाइन हो रहा है। क्रोमियम कितने? 2 है, तो हमको यहाँ पे 2x लेने पड़ेंगे। आई बात समझ में? अगर यहाँ 4 होते तो 4x लेते, क्रोमियम के लिए तो हो गया x, और 2 के लिए हो गया 2, तो 2x हो गया। ऑक्सीजन की होती है -2, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 7, तो 7 × -2 14, माइनस के 14 हो गए, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना निकला? +6। सो इन K2Cr2O7 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। 2 क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम की +6 होगी, +3 हो सकती है उनकी, अब दोनों क्रोमियम के अंदर। अब हम देखते हैं HNO2। अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल दिया था HNO3। द नेम ऑफ HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, बट हियर इट्स नेम इज नाइट्रस एसिड। HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की अपन को किसकी निकालनी है? अंडरलाइन किसके नीचे हो रहा है? नाइट्रोजन के नीचे हो रहा है, ठीक है। चलो अब H की होती है +1, ये +1 लिखी हुई है, ध्यान रखना ये वाला ये माइनस नहीं है, कहीं तुम इसको माइनस मत समझना। H की हो गई +1, नाइट्रोजन की हमने x मान ली, ऑक्सीजन की होती है -2, माइनस के 4 हो गए, तो आंसर क्या निकला इसका? +3। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। FeSO4, फेरस सल्फेट में Fe की निकालनी है। आप देखो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफरेंट है ना। मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, देखो अभी ये मैंने काट दिया, आप लोगों ने देखा तो नहीं यहाँ पे। देखो अब FeSO4 में आपको Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Fe की, ठीक है। अगर हमको Fe की ऑक्सीडेशन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो Fe को आपने क्या माना? x मान लिया, Fe की निकालनी है इसलिए, प्लस सल्फर की कितनी होती है? -2, तो मैं सल्फर के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ -2 लिख दिया मैंने माइनस के। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, तो यहाँ पे 4 है, तो -8 हो गए, इक्वल टू 0 हो गया। आगे समझ में आपको? F की x लिख दिया, सल्फर का -2 हो गया, और ऑक्सीजन का हो गया -8, इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है? x इक्वल टू +10 आ रहा है क्या आंसर? अब देखो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी +10
मैक्सिमम +7 तक पहुंच सकती है। यहाँ तो +10 आ रहे हैं, तो Fe तो दो में मिलता है, या तो फेरस या फेरिक, मतलब कि Fe+2 या Fe+3। तो यहाँ Fe की +10 कैसे आ रही है? हमने कहाँ गलती कर दी? जैसे अब तक हमने जितने भी 8 एग्जाम्पल किए हैं, ये 10 एग्जाम्पल किए, ये 11th कर रहे हैं। इसमें भी मैंने वही किया, Fe को x मान लिया, सल्फर के -2 लिख दिया, ऑक्सीजन की -8 लिख दिया। ठीक है, तो फिर हमने गलती कहाँ की? +10 आंसर कैसे आ गए इसके? देखो, इसका मतलब इसका जो राज छुपा हुआ है वो कहाँ छुपा हुआ है? जो मैंने अभी इसको रब किया था, ये जो मैंने रब किया है ना, इसके अंदर इसका राज छुपा हुआ है। और आपके दिमाग में भी हो सकता है इसका आंसर। देखो, आंसर क्या होगा इसका, वो आप देखो, आप ये दिख गया आपको आंसर इसका। FeSO4 में Fe एक सिंगल एलिमेंट है, उसको आपने x मान लिया, लेकिन SO4 है सल्फेट। ये SO4 पूरा एक ग्रुप होता है कंपाउंड का, SO4 के ऊपर होता है चार्ज -2। SO4 के ऊपर चार्ज कितना है? -2 है। जैसे इस एग्जांपल को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ और थोड़ा सा वापस ऊपर जा रहा हूँ। वो वाला एग्जांपल कहाँ गया? ये रहा H2SO4। H2SO4, इसमें आपने सल्फर की निकाली थी, तो आपने पूरा सल्फेट को एक नहीं माना। लेकिन अगर आपको H2SO4 में हाइड्रोजन की निकालनी होती, मान लो H की निकालनी होती, तो आप क्या करते? देखो, 2 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ क्या मानता? 2x मानता इसको, 2x प्लस। अब देखो, सल्फर की और ऑक्सीजन की अलग अलग नहीं निकालनी है आपको, पूरा सल्फेट एक ही कंपाउंड है, SO4-2, तो 2x-2 = 0। तो x = कितना हो जाता? +1। देखो, हाइड्रोजन की +1 होती है, वो आ गई, देखो यहाँ पे ये आई बस समझ में आपको। तो सल्फेट पूरा एक कंपाउंड होता है, ग्रुप एक, है ना। जैसे आप लोगों ने तो क्या 11th में अभी तक रेडिकल नहीं किए। अगर आप 11th में लैब में आके रेडिकल करते तो ये रेडिकल की फॉर्म में आपके काम आता, तो आपको पहले ही लर्न हो जाता है ये। लेकिन क्या करें, लैब ही आपकी किस्मत में नहीं है। अब देखो, FeSO4 की +2 हो गई। अब आता है Cl-। तो Cl के ऊपर अगर माइनस चार्ज लग रहा है, किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज लग रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो Cl के ऊपर -1 लग रहा है, तो x = +1। एक बात और ध्यान रखना, ये जितने भी कंपाउंड अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स में ऊपर कोई चार्ज नहीं है, किसी में भी ऊपर कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जैसे Cl के ऊपर -1 आया था ना यहाँ पे, यहाँ Cl के ऊपर -1 आ गया, ऐसा किसी भी एग्जाम्पल में ऊपर चार्ज नहीं आता है, नहीं आ रहा है। अगर किसी भी एग्जाम्पल में ऊपर चार्ज आता, मान लो जैसे HClO4 -2 आता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना HClO4, इसके ऊपर -2 आता, तो =2 के आगे 0 की जगह पे -2 आ जाता है। ये आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो Cl, ये वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें आपने क्या किया, Cl जो था उसको x मान लिया, ऊपर -1 चार्ज था, उस -1 को आपको =2 के बाद लिखा आपने। अगर यहाँ पर केवल Cl होता तो अपन क्या लिखते? x = 0 लिखते। लेकिन यहाँ पे Cl के ऊपर -1 है, इसलिए अपन ने x = -1 लिखा है। आगे बात समझ में आपको? अब देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। CrO5 बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, 12th में भी इसका एग्जांपल आता है, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो, CrO5 में आपको क्रोमियम के नीचे अंडरलाइन हो रहा है, CrO5 में क्रोमियम हो रहा है। क्रोमियम का आपने माना x के बाद में ऑक्सीजन का होता है -2, तो ये हो गया -10 = 0, तो x = +10। फिर आप इस क्रोमियम की +10 आ गई। तो जब +10 पॉसिबल ही नहीं है, तो आप लोग +10 क्यों निकाल रहे हो? खैर, आप लोगों ने नहीं निकाली है तो मैंने निकाली है। x = +10, आंसर साफ लिखा हुआ है, गोला करके बता रखा है कि ये रॉन्ग आंसर है। अब हमने क्या गलती की? सर, आप जो ऊपर बता रहे थे वैसे ही हमने इसको भी किया, तो आप इसको रॉन्ग क्यों बता रहे हो फिर? देखो, इसके रॉन्ग होने का रीज़न क्या है। पहली बात तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऑक्सीजन स्टेट +10 +12 कभी नहीं जाती है। इसमें रॉन्ग इसलिए हमने एक हिंट मिला कि ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है और उसका सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है, दैट इज़ दिस वन, कि हमको क्रोमियम CrO5 क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड की आपको पता होनी चाहिए क्या? इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। इट्स स्ट्रक्चर नेम इज़ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ी बहुत बटरफ्लाई से मिलती है, हो सकता है बटरफ्लाई नहीं हो। देखो, क्रोमियम की जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये वाली है CrO5 के अंदर। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर, सबके ऊपर -1 चार्ज, और ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे इस तरीके से, है ना। देखो, यहाँ एक बात आ रही है, वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर। वो बात क्या है? एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। ये है पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है ना। पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब ये है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और जिसमें 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, इस तरीके से। कभी भी 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से एक साथ कनेक्ट नहीं होती है। या तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है ऐसे, सिंगल ऑक्सीजन ऐसे, या फिर एक ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड ऐसे।
लेकिन दो ऑक्सीजन एक साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, ऐसा कभी नहीं होता है। और अगर हो रहा है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को? परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे दो परऑक्साइड बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो देखो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। एक सिंगल ऑक्सीजन जो होती है, सिंपल ऑक्सीजन वाटर के अंदर है, किसी भी कंपाउंड में जो एक सिंपल ऑक्सीजन होती है, उसके ऊपर चार्ज होता है -2। अब तक अपन ऊपर सबके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज लगा रहे थे और उससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहे थे, -4 -6 ऐसे कर रहे थे ना अभी आप। लेकिन जब ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो इसके ऊपर चार्ज होता है -1। क्या होता है इसके ऊपर चार्ज? -1 चार्ज होता है। इसलिए मैंने इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर -1 लिखा हुआ है। लेकिन जो ऑक्सीजन आपको यहाँ दिख रही है ये वाली, ये परऑक्साइड बॉन्ड की फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर चार्ज लगा रखा है -2 चार्ज लगा रखा है। आ गई बात समझ में? क्या लगा रखा है मैंने इसके ऊपर? -2 चार्ज लगा रखे हैं। सो दोज ऑक्सीजन एटम विच आर प्रेजेंट एज अ परऑक्साइड बॉन्ड, दे हैव -1 चार्ज। दो इसमें 4 हैं, और एक सिंपल वाली ऑक्सीजन जिसके ऊपर -2 चार्ज है वो इसमें 1 है। इसलिए हम इस कंपाउंड को अब ऐसे लिख रहे हैं, देखो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये रहा, CrO4O। बीच में जो 4 ऑक्सीजन है वो -4 वाली है और लास्ट वाला जो ऑक्सीजन है वो -2 वाली है। फिर हमने ऐसा लिखने के बाद इसको ऐसा लिखा, x -4 -2 = 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? +6 आ गया। पूरे कंपाउंड में क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट है +6। ठीक है। अब आता है H2S2O8। ये कंपाउंड है H2S2O8। इसमें सल्फर की आपको निकालनी है। सल्फर कितने हैं इसके अंदर? 2 हैं इसके अंदर सल्फर। ठीक है। अब देखो सल्फर जो है इसमें 2 हैं, S का 2। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन स्टेट निकाली सल्फर, H को 2 मान के 2x मान के -16 करके, तो आंसर आ रहा है +7। ठीक है, तो +7 सही है इसका आंसर। तो फिर हमने इसको रॉन्ग क्यों कर रखा है कि सर अभी आपने कहा था कि +7 तक अगर आता है तो उसको सही मानना है आपको, लेकिन सर आपने यहाँ तो रॉन्ग कर दिया। +10 आ रही थी हमने +10 वाले को तो हमने रॉन्ग कर दिया, लेकिन +7 वाले को हमने रॉन्ग क्यों किया है? उसका रीज़न है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखनी है। देखो आप, इसकी स्ट्रक्चर ये रही जो यहाँ पास में बनी हुई है। इसमें 8 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑक्सीजन सिंपल है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये वाली दोनों, ये परऑक्साइड बॉन्ड बना रही है। कौन सा बॉन्ड बना रही है? जो ऊपर बनाया था परऑक्साइड बॉन्ड। तो दोज ऑक्सीजन एटम विच हैव परऑक्साइड बॉन्ड, दे हैव -1 चार्ज। इन दोनों के ऊपर है -1 चार्ज। बाकी की जितनी भी ऑक्सीजन है उनके ऊपर -2 चार्ज है। इसलिए हमने इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स को ऐसे लिखा हुआ है। देखो ये रहे, ये दोनों ऑक्सीजन एटम ये रहे जो -2 वाले हैं, और जो -6 वाले हैं वो ये रहे, मतलब कि -1 वाले वो ये रहे जिनके ऊपर -1 चार्ज है। तो देखो H का तो हो गया +2, +1 होता है इसलिए 2x है तो इसको अपने +6 मान लिया, मतलब कि 2x मान लिया। 2 ऑक्सीजन -1 वाली है तो ये -2 हो गए, और 6 ऑक्सीजन -2 वाली है तो ये +-12 हो गया। तो आंसर आया +6। इसलिए दोनों सल्फर के ऊपर +6 चार्ज होगा इसमें, ये ध्यान रखना। अब आपका सर हमको ऐसे हमको क्या पता पड़ेगा कि किसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? हम तो इससे +7 को सही मान कर जाएंगे। तो आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बनवाई है। ठीक है। Fe3O4 नेक्स्ट एग्जांपल है Fe3O4। Fe3O4 में आपको Fe के नीचे अंडरलाइन हो रही है। Fe3 है तो 3x हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है इसलिए -8 हो गया इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना निकला? +8/3। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज मे बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। कोई जरूरी नहीं कि +6 +7 +4 +3 ऐसी हो, 8/3 2/4 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल की फॉर्म में भी हो सकती है ऑक्सीजन स्टेट। C6H12O6 नेक्स्ट कंपाउंड। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। C6H12O6 को क्या बोलते हैं? हाँ आप लोग बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। दैट इज अ ग्लूकोज। C6H12O6 इज अ ग्लूकोज। आपको इसमें अंडरलाइन किसके नीचे हो रही है? कार्बन के नीचे हो रही है, इसकी पता लगानी है। कार्बन कितने हैं? 6, आपने 6x मान लिया। 12 हाइड्रोजन है तो +12 हो गई, क्योंकि एक की होती है +1। ऑक्सीजन की -2 होती है तो -12 हो गई, 0 हो गई, x इक्वल टू 0 आ गया। ओ माई गॉड, x इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ आपने ये जितने भी 15, 16, 17 एग्जाम्पल देखे हैं, इन सभी एग्जाम्पल में आपने एक बात सीखी है, वो क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज मे बी प्रेजेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इन होल नंबर, और मे बी इट्स 0 भी हो सकती है। ठीक है। सो दीज
ये इन एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराए हैं, इन एग्जाम्पल के अलावा आप बुक में और एग्जाम्पल देखना, जिस एलिमेंट के नीचे अंडरलाइन हो रही है उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना आप, ठीक है। नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। Now students, after the oxidation number, how can we find out the oxidation number? Our next topic is example of redox reactions. Okay, हमने ऊपर भी redox reaction के example देखे थे, but they are on the basis of oxidation and reduction process, addition of hydrogen, removal of oxygen, such type. But on the basis of oxidation number, okay, now we can explain the redox reactions. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने होंगे, दैट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट? नाम बहुत इजी है इनका, कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और कोई एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का या ग्रुप ऑफ एलिमेंट का रिडक्शन करता है, सो दैट इज़ नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन इसको हम बहुत सिंपल वे में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे. सबसे फर्स्ट नंबर पर कि विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. कोई भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सेकंड, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन. जो क्या करेगा, मैंने आपको क्या बताया, जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा, जो किसी दूसरी स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन कर देगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसमें क्या होती है बात देखो, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. ये करता तो ऑक्सीडेशन है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सपोज ए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है. ये क्या कर रहा है कि इस एक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है ना. तो ए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एक्स का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन इसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा. जब ये किसी दूसरी स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन करेगा ना तो ये खुद ही रिड्यूस हो जाएगा ये, ठीक है. ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था. थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट क्या है, in which the oxidation state decreases. इस इंक्रीज को काट देना आप, नोट्स में भी इंक्रीज मत लिखना, डिक्रीजेस ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, कम हो जाएगी, ठीक है ना. कम होगी और ज़्यादा होगी, उसको मैं आपको थोड़ा सा अभी रिड्यूसिंग एजेंट समझा दूँ, उसके बाद समझाता हूँ कम और ज़्यादा होने का क्या मतलब है. अब आता है आपके रिड्यूसिंग एजेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन. ऐसी कोई भी एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर सकता है या करता है. दूसरा है विच हेल्प इन रिडक्शन, जो दूसरे किसी स्पीसीज़ का रिडक्शन करे एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, दैट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना. आता है इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट इज, यहाँ से डिक्रीज को काट देना और करना इंक्रीज ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है. तो यहाँ से आपको इंक्रीज को काटना है और यहाँ से डिक्रीज को काटना है. नोट्स बनाते समय प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है. ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. अब हम पढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स की, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल क्या क्या हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन में होता ऑक्सीडेशन, ये हम जो पढ़ रहे हैं एग्जांपल, दीज आर दी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है. अब आप ये जो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हैं ना, इसके बाद और इस टॉपिक के पहले बीच में यहाँ पे आप कहीं भी अपनी कॉपी के ऊपर जो कॉलम खाली होगा आपके, वहाँ आपको एक बात लिखनी है, वो ये लिखनी है कि -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +3 +4 +5 आगे चलता रहेगा. ये एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, या फिर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है वो पता लगाने का ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. इस तरफ एक एरो बनाना है आपको ऐसे, और ये वाला एरो बनाना है आपको ऐसे, ठीक है. यहाँ ऊपर लिखना है ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले एरो के नीचे लिखना है रिडक्शन, ठीक है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 यानी कि इस तरफ जा रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ जा रहा है, ऐसे यूँ जा रहा है इस तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस तरफ अगर ऑक्सीजन नंबर जा रहा है, इस तरफ इधर कहीं भी जा रहा है, इसका मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 +2 से +3 -3 से -2 -2 से +2 0 से +1 -1 से 0 -1 से +1
-1 से -2 से +2 ऐसे जा रहा है अगर, तो ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है। इसके अपोजिट अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, इसको कहते हैं डिक्रीज़ होना, माइनस की तरफ जाना। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज़ ए रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है। अब इसमें +4 +5 -4 -5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस है, याद रखना इसको। प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो रिडक्शन है। अब यहाँ पे प्लस, मान लो कोई किसी कंपाउंड का +3 से +1 हो गया तो अभी वो क्या होगा, रिडक्शन होगा, +3 से +1। ठीक है। अब हम एक एक करके एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छी तरह से समझना आप। रिएक्शन लिखी हुई है ये वाली, कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन लिखी हुई है। जिंक Zn प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो इनमें मेन एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर लिखने हैं ब्रैकेट में आपको। ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है आपको। देखो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके साथ में कोई नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया Fe, है ना, Fe लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। वैलेंसी नहीं कह रहा हूँ मैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, है ना। जैसे यहाँ कॉपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉपर, इसका ऑक्सीजन नंबर हो गया 0। यहाँ लिखा हुआ है जिंक, इसका ऑक्सीजन नंबर हो गया 0। लेकिन यहाँ पे इसका 0 नहीं है। तो जब वो फ्री फॉर्म में होगा, अकेला होगा, कोई भी एलिमेंट अकेला होगा, तो उसका ऑक्सीजन नंबर आपको 0 मानना है। लेकिन मान लो यहाँ पे Zn के ऊपर +2 लिखा हुआ होता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता। अब 0 नहीं है इसके ऊपर, ये चार्ज लग रहा है इसके ऊपर, जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन इसके अंदर लिखी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर जिनके 0 है उनके 0 लिख दो। तो आपने इसका 0 लिख दिया, इसका 0 लिख दिया। फिर कॉपर सल्फेट में कॉपर का फाइंड आउट करो। कॉपर सल्फेट में कॉपर का जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वो कितना आया, +2 आया, क्योंकि SO4 का होता है -2, तो ये +2 आ गया। ZnSO4 में आपने जिंक का निकाला तो +2 आ गया, क्योंकि SO4 का होता है -2। ठीक है। अब अपन इसका कंपेयर करते हैं। अपन देखो कॉपर जो है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब अपन को इसमें ये कैसे प्रूव करें कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बेसिस पे हमको पता लगाना है, ना कि इस बेसिस पे कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रेडियो मोल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उस बेसिस पे नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे करना है। तो देखो आप यहाँ पर जिंक है प्लस, यहाँ पर जिंक है 0 के अंदर, और यहाँ पर जिंक इसमें ZnSO4 में जिंक है +2 के अंदर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहाँ चली गई, +2 चली गई। तो जब ऐसा होता है तो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमने यहाँ लिख दिया ऑक्सीडेशन। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 में, और ये कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर के अंदर 0 में, तो +2 से 0 गई, तो ये हो गया कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। तो एक ही रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, रेडॉक्स रिएक्शन नाम दिया। अब देखो जिस स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन होता है वो होती है रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन होता है दैट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट का हो रहा है रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक बात बहुत अच्छी तरह से सुन लेना और आप यहाँ लिख लेना अच्छी तरह से, एक छोटी सी लाइन है वो लिखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को OA और रिड्यूसिंग एजेंट को RA भी हम कहेंगे आगे। तो एक लाइन यहाँ लिखना अच्छी तरह आप कि ऑल मस्ट लगाना है आपको वर्ड, मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड। हमेशा ये रिएक्टेंट साइड से ही होंगे, प्रोडक्ट साइड से ये कभी नहीं होंगे। ठीक है ना। अगर रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, तो सिंगल फॉर्म में रिएक्शन फॉरवर्ड वाली है, तो इसमें ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड से होंगे, यानी कि इस तरफ से होंगे, एरो के इधर वाले भाग से होंगे। ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन। देखो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ में, इससे बन रहा है कॉपर और वाटर। ठीक है। अब इसमें हमको रिडॉक्सेशन प्रूव करना है, तो जिसमें पहले ऐसे उनके ऊपर 0 लिख दो जो फ्री फॉर्म में है। हाँ एक बात और समझाता हूँ आपको, ऑक्सीडेशन नंबर उनकी भी 0 होगी जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। जैसे कौन कौन होते हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में, H2 ये मॉलिक्यूल है, Cl2 Br2 O3 O2 F2 ठीक है ना, ये सारे मॉलिक्यूल हैं।
S8 सल्फ़र भी एक मॉलिक्यूल है, P4 फॉस्फोरस भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो ये सारे मॉलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनकी भी ऑक्सीजन स्टेट सिंगल एलिमेंट की तरह जीरो होती है। तो उनके ऊपर लगा दो पहले जीरो, जिनकी जीरो है, एक तो H2 की जीरो है, एक कॉपर की भी जीरो है, इन दोनों की क्या है, ऑक्सीजन स्टेट जीरो है, ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड में आप कॉपर की निकालो कितनी है, तो कॉपर की मान लिया आपने x, ऑक्सीजन की होती है -2 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2 आ गया। आपने कॉपर के ऊपर लिख दिया +2 ब्रैकेट में। फिर इधर वाटर में आपने H की निकाली, वाटर में आपने H की क्यों निकाली, ऑक्सीजन की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए। ये थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको, इतना दिमाग तो आपके पास है ही है, इतना कि आपके पास तो बहुत दिमाग है, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर, आप कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है इस कॉपर के अंदर, तो +2 से कहाँ जा रही है, ऑक्सीजन स्टेट जीरो में जा रही है। तो +2 से जीरो जाते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन H2 इसमें जा रहा है, H2O में जा रहा है, तो जीरो से +1 में चला गया। H2 के अंदर H2O में H की +1 होती है, तो ये जीरो से +1 में गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड है ये। जिसका रिडक्शन होता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका तो जिस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो, ठीक है। तो किसी, अगर आपको सिंपल सी रिएक्शन लिखी हुई जाएगी, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन फाइंड आउट दीज 4 थिंग्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप सिंपल वे में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम तो यही बोलोगे हम नहीं कर सकते। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में ये लिखी हुई रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी है, MnO2 + HCl गिव्स MnCl2 + Cl2 + वाटर। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी लिखो जिसकी जीरो जीरो है, यहाँ पे जीरो किसी की भी नहीं है, यहाँ भी जीरो किसी की नहीं है, यहाँ भी जीरो किसी की नहीं है, ये आ गया जीरो वाला Cl2 मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल की जीरो होगी, और H2O में जीरो की किसी की भी नहीं है। अब मॉलिक्यूल की आपने जीरो लिख दी। MnO2 में Mn की निकालनी है आपको, कैसे पता लगा Mn की निकालनी है, क्योंकि यहाँ भी MnCl2 बन रहा है, तो मेन एलिमेंट तो Mn हो गया। यहाँ पर Mn की +4 है, यहाँ पर Mn की +2 है, ठीक है। उसके बाद में HCl में Cl की -1 होती है, और इधर Cl की Cl2 है। वाटर का यहाँ कोई रोल नहीं है, दैट इज़ अ अदर प्रोडक्ट। अब देखो आप, हम देखते हैं, MnCl2 की में Mn की थी +4, Mn की कितनी थी यहाँ पर, +4 थी, और इधर MnCl2 में Mn की है +2, तो इसका मतलब +4 से कहाँ चला गया, ये +2 में चला गया, तो ये हो गया कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया आपके रिडक्शन प्रोसेस। उसके बाद में HCl में Cl की है -1 और इधर Cl की है 0, तो ये किस में चला गया, इधर -1 से 0 में गया, तो ऑक्सीडेशन। अब जिसका रिडक्शन होता है वो है MnO2, तो जिसका रिडक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो है HCl, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना ही करना है आपको, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इतना काम करना है आपको। फिर आपके कार्बन, सिंपल सी रिएक्शन है, C+O2 गिव्स CO2, ये वाली, अरे ये कहाँ गया, C+O2 गिव्स CO2, अरे यार ये क्या चक्कर है यार, कौन कर रहा है ये, C+O2 गिव्स CO2, कार्बन देखो ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है, दोनों की जीरो हो गई। अब CO2 में आपको दोनों की निकालनी है, क्योंकि प्रोडक्ट तो, रिएक्टेंट 2 थे और प्रोडक्ट 1 है, तो आपको इसमें दोनों की निकालनी है। तो दोनों की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। CO2 लिखा आपने, पहले एक की निकालो, पहले सपोज कार्बन की निकालो, तो कार्बन की आपने x मान ली, ऑक्सीजन की -2 होती है तो माइनस के 4 हो गए, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +4, कार्बन की निकल गई +4, ठीक है। अब ऑक्सीजन की निकालते हैं अपन, CO2 में ऑक्सीजन की निकाली, कार्बन की कितनी निकाली, +4, ऑक्सीजन की आपने x मान ली, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2x मान ली, 2x इक्वल टू 0 हो गई, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया, तो अपन ने ये ऊपर लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखो कार्बन जो है, कार्बन 0 से जा रहा है +4 के अंदर, तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन 0 से जा रहा है -2 के अंदर, तो हो गया रिडक्शन हो गया। बस ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी रेडॉक्स रिएक्शन है। Cl2 + I- गिव्स Cl- और +I2, यहाँ पर 2 की जीरो है, एक तो ये वाला मॉलिक्यूल, क्या चक्कर है यार, ये वाला मॉलिक्यूल इसकी जीरो है, एक I2 की भी जीरो है यहाँ पर, ठीक है। इस I के ऊपर
ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है -1, इस Cl के ऊपर भी आ रहा है -1। अब देखो आप इसके अंदर Cl2 जा रहा है 0 से -1 में और I जा रहा है -1 से 0 में। तो ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, मैंने आपको जो ऊपर एक जो वो ये बनवाया था ना, वो यहाँ पे आपको मैंने बनवाया था, उसका ध्यान रखना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इधर होगा ऑक्सीडेशन और इधर होगा इधर जाने पर तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और इधर आने पर हो रहा है रिडक्शन। ये ध्यान रखना आप, ये माइनस है, ये 0 और प्लस है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे तो आपको कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा आपका। अब एक और एग्जांपल देखो आप, कितने एग्जांपल है इसके अंदर, 2 और है अभी। Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे किस की 0 है, पहले वो निकालो। Fe की 0 हो गई और एक H2 की 0 हो गई। इसमें HCl की +1 है H की, और इसमें FeCl2 में Fe की +2 है, ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर Fe की 0 है, यहाँ पे Fe 0 से कहाँ चला गया, +2 में चला गया। Fe 0 से चला गया +2 के अंदर, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। HCl में H की +1 है और HCl किस में चला गया, +1 से 0 के अंदर चला गया, तो इसकी हो गई, ये हो गया रिडक्शन प्रोसेस। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप पूछो अपने आप से या मुझसे कि सर आपने यहाँ पे Cl को क्यों नहीं लिया, ये जो Cl है आपने इसको क्यों नहीं लिया, इन दोनों को इनको भी तो अपन ले सकते थे। इनको इसलिए नहीं लिया क्योंकि HCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर और FeCl2 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। HCl में Cl का है -1 और FeCl2 में Cl का है -1, दोनों के -1 है, इसलिए इन दोनों की चेंज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। देखो यहाँ पर कैल्शियम की 0 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की 0 है, तो कैल्शियम 0 से कहाँ चला गया, +2 के अंदर, और हाइड्रोजन +1 से कहाँ चला गया, 0 में। तो एक हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक हो गया रिडक्शन प्रोसेस, एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ये आपके पूरा प्रोसेस हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। ऐसी आपको और भी रिएक्शन मिलती है तो उनको आप सॉल्व करके देखिए।